हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में अपन अब तक पढ़ रहे थे और काफी कुछ अपन ने इसमें पढ़ लिया था। अब ये हमारा इस अध्याय का पार्ट 6 है और हम इस अध्याय को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या, हाँ, बहुत सी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं जिसका लास्ट में अपन वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। इसको देखें, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, जंतुओं के महत्व हम पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने मधुमक्खियों का पालन, पशु पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन, भेड़ बकरियां, पशुपालन के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें दूध डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, गायों भैंसों बकरियों की नस्लों के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। अब आगे लेते हैं इसको, ठीक है। ऊन उद्योग के बारे में, भेड़ की नस्लों के बारे में भी अपन ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। यह भी जीव हैं, समुद्री जीव। देखें, सिलेंट्रेटा श्रृंग के जंतु जो कैल्शियम, जो क्या करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे कोरल परवाल कहते हैं। यानी सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ, अपने बाहर की तरफ एक पदार्थ स्रावित करते हैं और अपना एक कवच बनाते हैं। ये पदार्थ कौन सा छोड़ा जाता है, किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना हुआ होता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। देखिए, हाँ, जिसे अपन कोरल या प्रवाल कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। जो जीवों के ऊपर ये जो अंग, कठोर अंग बनाते हैं, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, कोरल या प्रवाल कहते हैं। प्रवाल निवाह के पोलिपों में लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टाने या कवच से बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं, जिसे प्रवाल भित्तियां कहते हैं। प्रवाल निवह, या जो प्रवाल की जो गुफा होती है, ये निवह होती है पूरा के पोलिपों में लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच से बने टीले के समान रचनाएं बनती है। इस अंदर वाले भाग में, इस भाग में लगातार मुकुलन, यानी मुकुलन एक कायिक जनन की विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी पौधे या जंतु का शरीर से कोई एक गांठ की तरह संरचना निकलती है, मुकुल निकलता है, ठीक है, अत्यधिक वृद्धि करता है और यहाँ से फिर वो टूट कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और जब वो जमीन पर गिरता है तो एक नए जीव या एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यह विधि मुकुलन कहलाती है। तो प्रवाल निवह के पोलिकों में इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, लगातार मुकुलन से यानी इनके शरीर के किसी भाग से इनके शरीर से कोई भाग टूटकर छोटे से टुकड़े के रूप में टूटकर अलग होता है और कैसा टीले के समान संरचनाएं बनाता है, जिसे अपन प्रवाल भित्तियां कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियां कहते हैं। तो ये था प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। इन भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ही कठोर आवरण होता है, जिसका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, ठीक है। फिर मुक्ता या मोती संवर्धन क्या है, देखिए, मुक्ता या मोती संवर्धन में, हाँ, यानी जो मोती, जो आभूषण बनाए जाते हैं, उन आभूषणों में जो हीरे जो लगाए जाते हैं, जो मोती डाले जाते हैं, उन मोतियों को कहां से प्राप्त करते हैं, तो देखिए, मुक्ता या मोती संवर्धन कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मुक्ता या मोती प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। सीपी, जिसे गोंगा भी कहते हैं, ठीक है, ये एक जंतु है। ये क्या है, एक
जंतु है जो क्या करता है, जिनके अंदर मोती पाए जाते हैं, जिनके अंदर मोती पाए जाते हैं, ये कुछ समुद्र में पाए जाते हैं। ये लगभग इस प्रकार के जंतु होते हैं। इनका ये ऊपर वाला जो कवच होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कठोर आवरण सा बना होता है। ये उनको खोलते ही इनके अंदर क्या होते हैं, मोती पाए जाते हैं। ये सीपी समुद्र में पाए जाते हैं। इन सीपियों को क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पाला जाता है, यानी हमारे बाग बगीचे में, घर पर, प्रयोगशालाओं में, या जो इस मोती संवर्धन का कार्य करते हैं, जो मोतियों को बनाने का कार्य करते हैं, वो अपने घरों पर, अपने फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, कई ज्यादा संख्या में इन सीपियों को पालते हैं। जब सीपियां वयस्क हो जाती हैं तो उनको ऊपर से खोलकर क्या करते हैं, इनका अंदर से मोती निकाल देते हैं। इनके अंदर से क्या करते हैं, मोती निकाल देते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जापान में विकसित, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो तकनीक है मुक्ता मोती संवर्धन की, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले जापान में विकसित हुई थी। सबसे पहले जापान में, जापान नामक देश में, जापान जो देश है, ठीक है, उसमें ये सबसे पहले विकसित हुई मोतियों को। पहले तो समुद्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती थी, लेकिन अब ये जापान में कृत्रिम रूप से पाई जाने लगी। समुद्री आयस्टर से सर्वश्रेष्ठ मोती प्राप्त होता है। सबसे अच्छी किस्म का जो मोती होता है वो किससे प्राप्त होता है, समुद्री आयस्टर से, समुद्री आयस्टर से। ये भी एक सीपी घोंघा का एक प्रकार है, ठीक है, एक प्रकार कह सकते हैं, एक किस्म कह सकते हैं, एक उसी प्रकार का जीव है सीपी का ही, ठीक है, जिससे सर्वश्रेष्ठ मोती प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ मोती प्राप्त होता है। इसी तरह जंतुओं के अन्य उपयोग क्या है, जंतुओं के अन्य उपयोग देखें। रंग, पहला तो सल्ग कीट में टेनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। सल्ग कीट में क्या होता है, टेनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है, जो क्या करता है, सौंदर्य प्रसाधन। अर्थात ये तो अपन ने रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, ऊन डेयरी उद्योग, ये सब जंतुओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा भी कुछ जंतुओं के क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। जो देखिए क्या होते हैं, रंग, सल्ग कीट में जो, अब कई जंतुओं से हमें रंग प्राप्त होते हैं, कलर प्राप्त होते हैं। सल्ग कीट में टेनिन व कोकिनोल रंग प्राप्त होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। ये सल्ग कीट होता है एक, जिससे क्या टेनिन और कोकिनोल, ये दो प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं, कलर हमें प्राप्त होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन में, अर्थात ये होता है जो मेकअप का सामान होता है, मेकअप का जो सामान होता है, जो औरतों, स्त्रियों, महिलाओं के लिए जो मेकअप का सामान होता है, जो क्रीम होती है, जो अलग अलग प्रकार के जो नेल पॉलिश होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, कलर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो कलर देने का कार्य कौन करता है, सल्ग कीट से प्राप्त टेनिन और एक कोकिनोल, जो जीव है सल्ग कीट, उससे टेनिन और कोकिनोल नाम के क्या रंग प्राप्त होते हैं, और उन रंगों का उपयोग अलग अलग प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप का सामान, क्रीम, पाउडर, इन सब चीजों को बनाने में किया जाता है। अपमार्जक, अब अपमार्जक देखिए, अपमार्जक कौन से हैं, अपमार्जक अब तो कई जंतुओं का रंग के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अपमार्जक के बारे में अपन देखते हैं। अपमार्जक के रूप में किन जीव क्या कार्य करते हैं, देखिए, दीमक, तेलचट्टा, ये क्या करते हैं, ये मृत पादपों और जंतुओं को खाकर अपमार्जक का कार्य करते हैं। जो दीमक, तेलचट्टा तथा ऐसे कई सूक्ष्म जीव हैं जो क्या मरे हुए पादप होते हैं, जंतु होते हैं, जो पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं, उनको सड़ने से बचाकर, क्योंकि अगर वो सड़ेंगे तो क्या होगा, तो उनमें से गंदी गंदी बदबूदार स्मेल आएगी, हानिकारक गैसें निकलेगी,
वो गैसें वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को प्रदूषित करेगी। तो इससे बचाने का कार्य दीमक करते हैं। दीमक करते हैं। अपमार्जक मतलब सफाई करने वाला, ठीक है। तो दीमक और तिलचट्टा क्या करते हैं, मृत पादपों जंतु हैं जो सड़कर क्या करते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण कर रहे होते हैं, उनको ये खाकर, यानी उनको ये बिल्कुल खाकर अब सफाई का कार्य करते हैं। जैसे अपन कुछ देखते हैं हमारे घर से कुछ बाहर पेड़ पौधे के नीचे कई सारी पत्तियां काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं। अगर उन पत्तियों पर अपन प्रयोग कर सकते हैं कि उन पत्तियों पर हम क्या करें, पत्तियों को छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल के वापस बूर दे, यानी उसको वापस भर दे, अंदर दबा दे मिट्टी के अंदर। थोड़े दिनों बाद अगर अपन वापस हफ्ते भर बाद वहां से उठाकर वापस देखेंगे तो वो पत्ती हमें वहां मिलेगी ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुकी होगी। अब उसे कोई लेके नहीं गया होगा, उससे जो मिट्टी के अंदर दीमक, तिलचट्टा और या अन्य कई सारे जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या कर गए, उनको खा गए और सफाई कर दी। इसी तरह कई सारे जीव हैं जो हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं सफाई का कार्य करके, अपमार्जन का कार्य करके। इन हानिकारक पदार्थों, इन हानिकारक चीजों को क्या खाकर कई सारे लाभ पहुंचाते हैं। औषधीय महत्व के हमने पढ़ा है कई जन पौधों के बारे में कि पौधों से औषधियां प्राप्त होती है। हल्दर, कुकुरमुखा, लौंगा, हल्दी, लहसुन, इन सब से हमने क्या पढ़ा था कि औषधियां प्राप्त होती है, दवाई प्राप्त होती है। आप अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि जंतुओं का जो औषधीय महत्व क्या है, जंतुओं से कैसे दवाई बनाई जाती है। तो देखिए, ब्लिस्टर मृग होता है, हिरण होते हैं, ब्लिस्टर जो मृग होते हैं, ब्लिस्टर हिरण की एक प्रजाति है। ब्लिस्टर मृग में कैंथाराइडिन औषधि प्राप्त होती है। कैंथाराइडिन औषधि प्राप्त होती है, एक दवाई बनाई जाती है कैंथाराइडिन नाम की, ठीक है। कहां से बनाई जाती है, ब्लिस्टर मृग से, हिरण से, ठीक है। ये दवाई कहाँ काम आती है, दवाई बालों को झड़ने से रोकती है, जिनके गंजेपन का रोग होता है, ठीक है, जो के बाल बहुत जल्दी जल्दी टूटकर नीचे गिरते हैं, जिनको बालों की समस्या होती है, तो उनके लिए एक दवाई आती है कैंथाराइडिन नाम की। यह कृत्रिम रूप से ब्लिस्टर मृगों की से प्राप्त होती है, ब्लिस्टर मृगों से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखें, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं और उसको किसी दवाई की जरूरत है, तो आप उसे सलाह के रूप में कैंथाराइडिन औषधि, कैंथाराइडिन नामक दवाई का यूज करने को बोल सकते हैं, उपयोग करने को बोल सकते हैं, ताकि उसके बाल वापस घने हो जाए। अगर अपने भी जड़ रहे हैं तो अपन भी काम में इसको ले सकते हैं। देखिए, अगला औषधि के रूप में क्या होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त मधु। जो मधुमक्खियों से प्राप्त जो शहद होता है, जो मधु होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं, अल्सर बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। अल्सर के ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग करते हैं। कोचिनिल कीटों से प्राप्त कार्मिनिल अम्ल का उपयोग कुकर खांसी तथा चेहरे व सिर के दर्द को दूर करने में करते हैं। जो कोचिनिल कीटों से प्राप्त कार्मिनिल अम्ल होता है, कोचिनिल कीट होता है एक नामक कीट, जिससे एक अम्ल प्राप्त होता है, कार्मिनिल अम्ल। इस अम्ल का उपयोग कुकर खांसी, एक बहुत ही खतरनाक प्रकार की खांसी होती है, कुकर खांसी, जिसमें खांसता ही रहता है व्यक्ति, खांसता ही रहता है, तथा उसके इलाज में किसका, कार्मिनिल का उपयोग कुकर खांसी में किया जाता है, तथा चेहरे व सिर के दर्द को दूर करने में किया जाता है। सर कई बार दुखता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, बहुत तेज गति से दुखता है, अर्थात इस तरीके से दुखता है कि अंदर जैसे कोई सर में जैसे कोई पत्थर मार रहा हो वैसे दुखता है, यानी सर में ब्लास्ट जैसे हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, वैसे दुखता है सिर। और चेहरे की जो हड्डियां आगे से दर्द करती हैं, जबड़ा कभी कुछ, ठीक है। तो उनके इलाज के लिए कौन सा उपयोगी है, उनके इलाज के लिए ये उपयोगी है। उनके इलाज के लिए जो कार्मिनिल अम्ल उपयोगी है, जो कोचिनिल कीट से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है, उपयोगी है।
चौथा जंतुओं का उपयोग है भोजन के रूप में। चौथा जंतुओं का उपयोग क्या है? भोजन के रूप में। कई जंतुओं का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य भोजन के रूप में करता है। कैसे? कि वो भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, कईयों की हड्डियों को खाया जाता है। हड्डियों से अनेक प्रकार की चीजें बनती है, ठीक है। कईयों की त्वचा का ग्रहण किया जाता है, कई चीजें खाई जाती हैं। देखिए नेक्स्ट, तो भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है जंतुओं का परागण के रूप में। जो भंवरे होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, मधुमक्खियां, ये कीट क्या करते हैं? देखिए परागण, देखिए परागण में क्या होता है? परागण में कीटों का उपयोग कैसे होता है? परागण किसे कहते हैं? पहले तो ये देखते हैं परागण क्या होता है। परागण में परागण, हाँ, पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देख, ये एक फूल होता है इस प्रकार का। इस फूल में परागकण होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं इन फूल में, इन फूल में पुंकेसर होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे जो द्विलिंगी होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी पुंकेसर जो पौधे पौधे का पादप का क्या है? नर भाग है, और स्त्री केसर जो है वो पादप का मादा भाग है, ठीक है। तो कुछ पादप तो एक द्विलिंगी होते हैं जिनमें दोनों ही जो लिंग होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, वो दोनों एक ही फूल में होते हैं। लेकिन कुछ पादपों में जो होता क्या है, कुछ पादपों में जो एक लिंगी होते हैं जिनमें दोनों स्त्री केसर एक फूल में और पुंकेसर दूसरे फूल में होता है। इस प्रकार से तो ये सारे पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। इन पुंकेसर के ऊपरी जो भाग ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अपन परागकोश कहते हैं। परागकोश। इस परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ये परागकण क्या होते हैं? जब यहां से किसी माध्यम द्वारा कहां पहुंच जाए? इस स्त्री केसर के जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र नाम होता है इसका ऊपर वाला भाग का। ये परागकण, इसमें कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं। इन पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक आना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। इन परागण कहलाता है। तो ये परागण यानी इस पराग कणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? वो कीट करते हैं। वो कीट करते हैं। जब ये परागकण, जब द्विलिंगी पादप होता है तो उसमें क्या होता है? स्त्री केसर पादप में ही पाया जाता है, वो एक ही फूल में पाया जाता है। तो आराम से क्या होता है? अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है?
इन कण पराग कणों का इस तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं होती किसी भी चीज की, किसी माध्यम की, तो इसे अपन स्वपरागण कहते हैं। और जब इन पौधे में अलग अलग होता है, एक पौधे में क्या होता है, एक पुष्प में तो स्त्री केसर वाले भाग होते हैं, ठीक है, और एक में पुंकेसर वाले भाग होते हैं। दोनों लिंग अलग अलग पादप पर हो या एक ही पादप की अलग अलग शाखाओं पर हो, तो उनको पराग कणों को एक अपने पुंकेसर से पराग कणों को कहां तक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य कौन कौन करते हैं? कीट, जल, हवा आदि जो माध्यम द्वारा किया जाता है, तो इस क्रिया को अपन पर परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं अपन? पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो ये परागण के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बहुत बताया है। ये परागण की क्रिया क्या करते हैं? कीटों द्वारा होती है, कीटों द्वारा होती है। कैसे होती है कि कीट भंवरे जो आते हैं वो यहाँ पर बैठते, यहाँ पर क्या करते हैं? बैठते हैं, यहाँ पे फूलों का रस चूसते हैं मधुमक्खियां, और यहाँ से कुछ परागकण इनके पैरों के, पंखों के, इन पर पैर या पंखों पर चिपक जाते हैं। फिर जब वे अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, अन्य फूल पर पहुंचते हैं दूसरे फूल का रस चूसने के लिए, तो वो अगर स्त्री केसर वाला है तो परागकण उनके पंखों से और पैरों से अलग होकर इस वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। फिर आगे चलकर ये परागकण इस नलिका से होता हुआ यहाँ आगे एक अंडा से होता है, यहाँ आगे क्या होता है? अंडा से होता है। उस अंडाशय के अंदर छोटा सा बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। उस बीजांड के अंदर एक बीज रूपी संरचना पाई जाती है, अंड कोशिका बीज पाया जाता है, अंड पाया जाता है, ठीक है, अंडा पाया जाता है। ये परागकण उस अंडे के पास जाता है और उस अंडे से क्या करता है? मिलता है, संलयन करता है, जुड़ता है। इस संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी नर, ये तो नर भाग है, नर युग्मक, ये अंडे वाला मादा युग्मक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसा आपने जन्म तंत्र में पढ़ा था, निषेचन किसे कहते हैं? कि नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो ये आगे चलकर क्या बना है देखो, ये जो अंडाशय बनता है, ये अंडाशय आगे चलकर फल का निर्माण करता है और इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। देखिए, तो इसके साथ अपना ये अध्याय 14 खत्म होता है। इस अध्याय में अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। देखिए, बहुत सी चीजों में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, ध्यान दें। सबसे पहले अपन ने पादपों का महत्व तो पढ़ा था। पादपों को 3 भागों में बांटा। एक तो खाद्य पादप जो खाने के उपयोग आते हैं, दूसरा है औषधीय पादप, ठीक है, जो औषधि जिनसे दवाइयां बनाई जाती है, और तीसरा था इमारती काष्ठ और रेशे उत्पादक पादप जो होते हैं, इनका उपयोग अपन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर खाद्य पादपों में हमने अनाज के बारे में पढ़ा, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का के बारे में, दालों के बारे में पढ़ा, अरहर, मूंग, चने की दाल, मटर, ये सब के बारे में पढ़ा। फिर कुछ सब्जियों के बारे में अपन ने पढ़ा कि सब्जियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, सब्जियां हमें कौन से पौधे के फल भाग को सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, जड़ भाग को कौन से सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फलों के बारे में पढ़ा। फलों के बाद हमने औषधियों के बारे में पढ़ा कि किन किन पादपों को हम दवाइयां बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इमारती काष्ठ और रेशों के बारे में पढ़ा। रेशों में हमने कपास, जूट, नारियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। इमारती काष्ठ के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? इमारती काष्ठ के रूप में हम सागवान, देवदारा, खेजड़ी, रोहिड़ा, ये वर्ष काम में लेते हैं। फिर पेय पदार्थ के रूप में भी पौधों का उपयोग होता है, जैसे चाय और कॉफी के जो पौधे होते हैं,
इन सब के वैज्ञानिक नाम हमने पढ़े, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जंतुओं में मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पशुपालन, ठीक है, जंतुओं के महत्व के बारे में पढ़ा। आज अपन ने मुक्ता संवर्धन, ठीक है, डेयरी उद्योग, इन सब चीजों के बारे में आज हमने मुक्ता संवर्धन, प्रवाल भित्तियां और जंतुओं के कुछ अन्य महत्व पढ़े, अन्य उपयोग पढ़े जहाँ जंतुओं के उपयोग होते हैं। इसी के साथ अपना अध्याय 14 खत्म होता है, ठीक है, अध्याय 14 आपके खत्म होता है। आगे मैं अगली क्लास में एक नया अध्याय लेकर आपके लिए उपस्थित होऊंगा आने वाली क्लासों में। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया है इस अध्याय में और पिछले सभी क्लासों में वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरी उम्मीद यही है कि बस मैं जो भी पढ़ूँ वो आपको समझ में आ जाए और आपके कहीं ना कहीं आपके उपयोग में आ जाए, यही बस मेरी उद्देश्य है। देखिए आगे उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन एक नया अध्याय लेकर आएंगे, नया चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।